हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें अब हमें स्टार्ट करना है। एक टॉपिक हम समझने वाले हैं इस क्लास में, वहां से ही शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम होने वाला है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का एक केस कर रहे थे, डीम्ड अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, और वहां पर हमने इस फ्रेज को देखा था, इन शब्दों को देखा था, रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। और वहां पे मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था, लेकिन अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा और डिटेल्ड प्रोविजन जो हमें बताया हुआ है वो बता रहा हूं। आइए चेक करते क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सबसे पहले इसका मीनिंग। तो मीनिंग वैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार यहां से भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ, अब आपको ध्यान से देखना है कौन से गुड्स से रिलेटेड ये बात हो रही है, स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स। क्लियर है? इसका मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं उन गुड्स की जो छाट लिए गए हैं। हो सकता है शुरू में वो अनसर्टेन्ड हो सकता है शुरू में वो नहीं छाटे गए हो कॉन्ट्रैक्ट के समय, लेकिन इस समय वो छाट लिए गए हैं। तो वंस दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी अब जबकि वो एसर्टेन हो चुके हैं, अब के लिए हम ये प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा है इसमें, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है फॉर स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स, तो उस केस में सेलर अगर चाहे तो वो राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रिजर्व कर सकता है, अपने पास रोक सकता है। कब तक के लिए? जब तक कि कुछ शर्तें पूरी ना हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि हो सकता है सेलर ने बायर को बोला हो कि लो भाई, ये गुड्स तो तुम पकड़ लो, चाहे इसका पोजेशन तो तुम ले लो, लेकिन जब तक कुछ ऐसी ऐसी शर्तें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक याद रखना तुम्हारे पास डिस्पोजल के अधिकार नहीं आने वाले हैं। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, यहां पर सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करना चाह रहा। इसी को हम कहते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रोक के रख लेना। यहां हमें राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करने के दो मोड्स बताए हैं, दो तरीके बताए हैं। तो हम जब उसको पढ़ेंगे, जब उनको समझेंगे, तो हमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से इस राइट को रिजर्व किया जाता है। देखिए, मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर हम यहां से पढ़ेंगे। क्या होता है, हम मान लेते हैं एक्स नाम का एक सेलर है और यहां पर वाई नाम का बायर है। दोनों दूसरी दूसरी कंट्रीज में। मान लेते हैं ये इंडिया का है, सेलर इज ऑफ इंडिया, और ये बाहर की किसी कंट्री का है, फॉरेन कंट्री का। मैं मान लेता हूं माल जाने वाला है शिप के थ्रू। माल किसके थ्रू जाने वाला है? शिप के थ्रू। तो लेट्स से ये एक शिप है और इसके थ्रू सारा माल जाने वाला है। इसमें ये माल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सेलर ने बायर के लिए माल को रवाना तो कर दिया। क्लियर है? और आप ये बात जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। जब भी कोई भी जना किसी शिप के अंदर माल को चढ़वाता है आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जब भी वो माल को चढ़वाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो शिपिंग कंपनी की तरफ से उसे मिलता है एक डॉक्यूमेंट, उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है। इस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। इसको कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है विच इज इशूड बाय अ शिपिंग कंपनी टू द पर्सन हु हैज लोडेड द गुड्स, जो अपना माल चढ़वा रहा है, उसमें जो अपना माल भिजवाना चाहता है, तो उसे क्या दिया जा रहा है? एक बिल ऑफ लेडिंग। उस बिल ऑफ लेडिंग में डिटेल लिखी हुई रहती है, कौन भेज रहा है, किसके पास भेज रहा है, क्या माल भेज रहा है। अब अगर इस बिल ऑफ लेडिंग में वाई का नाम लिखा हुआ हो, तो आप एक बार पहले प्रोसेस समझिए क्या होगा। जब ये शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लेडिंग देगी, किसको देगी? एक्स को। तो जनरली वो 2 कॉपीज उसकी देती है, एक्स को 2 कॉपीज मिलती है। तो इसकी 2 कॉपीज मिलती है। एक कॉपी तो एक्स अपने पास रखेगा और एक कॉपी ये क्या करता है, वाई के पास भेज देता है कोरियर के थ्रू। क्लियर हो रहा है?
तो क्या हुआ, बिल ऑफ लेडिंग किसने दिया हमें, शिपिंग कंपनी ने। उसकी एक कॉपी तो मैं मेरे पास रखूंगा, सेकंड कॉपी जो है वो मैं बायर के पास भेज दूंगा कोरियर के थ्रू। अच्छा, मैंने क्यों भेजा बायर के पास, मैंने वाई के पास क्यों भेजा, अब आप ध्यान से सुनिए आगे क्या होता है। इस बिल ऑफ लेडिंग में बायर के तौर पे वाई का नाम लिखा हुआ है। कंसाइनी जिसे कहते हैं वो कौन है यहाँ पे, वाई, जिसके पास ही माल जाने वाला है। अगर वाई का नाम इसमें लिखा है तो जब ये वाई की जगह पे पहुंच जाएगा शिप, वाई के देश में जब ये शिप पहुंच जाएगा और जब वाई वहां पर आएगा, पोर्ट पे आएगा अपना माल लेने के लिए, तो पोर्ट वाले जो पोर्ट अथॉरिटीज है वो वाई से पूछेंगी कि क्या सबूत है कि ये माल तुम्हारा ही है, हम तुम्हें कैसे दे दे भाई, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है। तो वाई तब क्या करेगा, उसके पास ये जो बिल ऑफ लेडिंग आया था, जो एक्स ने उसे भेजा था कोरियर से, एक्स ने जो बिल ऑफ लेडिंग कोरियर से इसके पास भेजा था, वाई क्या करेगा, वो बिल ऑफ लेडिंग पोर्ट वालों को दिखा देगा। पोर्ट वाले देखेंगे कि अच्छा इसमें तो वाई का ही नाम लिखा हुआ है। फिर पोर्ट वाले वाई को बोलेंगे भैया तुम्हारी आइडेंटिटी प्रूफ दो कि तुम वाई ही हो, वो दिखा देता है। तब जाके पोर्ट वाले कहते हैं बिल्कुल इस माल पे तुम्हारा ही हक है, ये लो, ये पकड़ो। समझ में आ रहा है आपको, ये बिल ऑफ लेडिंग, इस डॉक्यूमेंट का मकसद क्या है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने वाई को माल छुड़वाने का टाइटल दे रखा है। तो आप सोचिए एक्स ने इस बिल ऑफ लेडिंग में किसका नाम डलवा रखा था, वाई का नाम, और इसीलिए वाई के पास माल छुड़वाने का अधिकार था। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली हो भी सकता है एक्स ने इस बिल ऑफ लेडिंग में वाई का नाम नहीं डलवा रखा, बल्कि किसी और ही जने का नाम डलवा रखा है कंसाइनी के तौर पे। जैसे हो सकता है एक्स ने खुद ही के नाम से बिल ऑफ लेडिंग बनवा लिया। अब बताइए ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या वाई माल को छुड़वा पाएगा, नहीं। ऐसे केस में कौन छुड़वाएगा, एक्स खुद जाके माल को छुड़वा के फिर वाई को दे दे भले ही, लेकिन कौन छुड़वा पाएगा उस माल को, एक्स ही छुड़वा पाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, यानी बिल ऑफ लेडिंग में किसका नाम डला है, उसी के पास टाइटल आ जाता है उस माल को लेने का। इसीलिए हम बिल ऑफ लेडिंग को क्या कहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये नाम आपको मालूम रहे, दिस बिल ऑफ लेडिंग इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू किसी जने के पास टाइटल चला जाता है। क्लियर हो रही है बात। अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना है हमें फर्स्ट केस को। यहां पर लिखा है वेयर द गुड्स आर शिप्ड, यानी माल को जहाज पे हमने चढ़ा दिया और रवाना कर दिया। आगे जो लिखा है और डिलीवर्ड टू रेलवे, इसको आप एक बार छोड़ दीजिए। आगे लिखा है बाय अ बिल ऑफ लेडिंग। अब जैसा कि हम जानते हैं हमने शिपिंग जो करी है गुड्स की वो बिल ऑफ लेडिंग लेकर के की है, राइट है, एक्स ने बिल ऑफ लेडिंग ले लिया था शिपिंग वालों से। रेलवे रिसीट को एक बार स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत पढ़िए उसको। आगे लिखा है विच इज डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट। अब आपको ध्यान से यहां पे समझना है, बिल ऑफ लेडिंग बनवाया तो गया है, लेकिन किसके नाम से बनवाया गया है, सेलर के या सेलर के एजेंट के नाम से। यानी क्या हो रहा है, बिल ऑफ लेडिंग में एक्स का ही नाम लिखा हुआ है, भेज भी एक्स रहा है और छुड़वाएगा भी एक्स ही, या तो एक्स का नाम लिखा हुआ है या एक्स के ही किसी एजेंट का नाम लिखा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताइए, माल भले ही रवाना कर दिया, माल वाई के सामने पहुंच भी गया, लेकिन क्या वाई उस माल को छुड़वा पाएगा, क्या उसके पास में टाइटल पहुंच गया, माल पे अधिकार आ गया, नहीं आया, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग में तो किसी और जने का नाम लिखा है, सेलर का या सेलर के एजेंट का, तो छुड़वा तो कोई और सकता है। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि एक्स ने राइट ऑफ डिस्पोजल खुद ही के पास रिजर्व करके रखा है। उसने माल चाहे अपने हाथों से निकाल दिया, माल चाहे आगे रवाना कर दिया, माल सामने वाले तक पहुंच भी गया, लेकिन फिर भी उसने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास ही रिजर्व कर रखा है। क्लियर हो गई ये बात। तो ये एक तरीका होता है राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करने का, ये फर्स्ट वे हुआ। अब हम आगे चलते हैं। एक बात मैं और आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अगर मैं इस एग्जाम्पल में चेंज कर दूं, मैं मान लूं एक्स और वाई दोनों इंडिया में बैठे हैं और एक्स वाई के पास माल भेज रहा है थ्रू रेलवे के थ्रू, तो उस केस में सारा सिस्टम सेम चलेगा, बस एक चेंज आएगा।
बिल ऑफ लेडिंग की जगह रेलवे वाले हमें क्या देते हैं? रेलवे वाले हमें देते हैं रेलवे रिसीट। तो रेलवे वाले जिस डॉक्यूमेंट को हमें देते हैं, दैट डॉक्यूमेंट वी कॉल इट रेलवे रिसीट। और वो रेलवे रिसीट भी यहां पे क्या कहलाएगा? एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसीलिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट में दोनों का ही रेफरेंस दिया हुआ है। आगे लिखा है और डिलीवर टू रेलवे, और आगे लिखा है रेलवे रिसीट के थ्रू। बाकी सब बातें सेम है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में चलिए मैं पहले आपको यहां से पढ़ते हैं एक बार। इसमें लिखा है वेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंड टू द बायर टुगेदर विद द बिल ऑफ लीडिंग। चलिए उसी केस पे आते हैं और समझते हैं इस बार क्या हो रहा है। इस बार क्या होता है कि मैं मान लेता हूं एक्स ने ना बीच में एक बैंक वालों को अपॉइंट कर रखा है किसी काम के लिए। चलिए एक बार हम इसको बना देते हैं। मान लेते हैं एक बैंक वाले हैं, चाहे वो बैंक उस फॉरेन कंट्री का ही कोई बैंक हम मान लेते हैं। एक्स ने क्या किया, इस बैंक वालों को बोला कि लो भाई, मैं आप लोगों को बिल ऑफ लीडिंग पकड़ा रहा हूं। तो इस बार एक्स ने बिल ऑफ लीडिंग कोरियर से नहीं भेजा वाई के पास। मैं हटा देता हूं कोरियर वाला केस। वाई के पास कोरियर से नहीं भेजा है बिल ऑफ लीडिंग, बल्कि उसने एक बैंक वालों को अपॉइंट किया, उनको बोला लो पकड़ो तुम बिल ऑफ लीडिंग। और इस बिल ऑफ लीडिंग में किसका नाम लिखा हुआ है? वाई का ही नाम लिखा है। इस बार हम मान लेते हैं वाई का ही नाम लिखा है, यानी टाइटल किसके नाम से है? वाई के नाम से है। लेकिन एक्स ने एक बहुत होशियारी का काम किया। उसने क्या किया, बैंक वालों को साथ में दे दिया एक बिल ऑफ एक्सचेंज। आप जानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या सिस्टम होता है कि जब तक सामने जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज पे सामने वाला साइन कर देगा तो वो बाउंड हो जाएगा पेमेंट करने के लिए, जिसको हम बीआर या बीपी कहते हैं। तो एक्स ने ऐसा ही किया, बैंक वालों को बोला ये पकड़ो तुम बिल ऑफ एक्सचेंज भी। अब याद रखना, जब तुम्हारे पास वाई आएगा बिल ऑफ लीडिंग मांगने, क्योंकि वाई को बिल ऑफ लीडिंग तो तुमसे लेना ही पड़ेगा, जब वो बिल ऑफ लीडिंग मांगने आएगा तब तुम वाई को कहना कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे तुम साइन करो अपना। किस पे साइन करो? बिल ऑफ एक्सचेंज पे। तभी तुम उसे बिल ऑफ लीडिंग देना। ऐसा एक्स ने बोला बैंक वालों को। अब बताइए बैंक वाले क्या करेंगे? जब वाई आएगा बिल ऑफ लीडिंग मांगने तो बैंक वाले बोलेंगे पहले तुम बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करो, और अगर ऐसा हो गया तो वाई पेमेंट देने के लिए बंध जाएगा। अब आप मुझे यहां पे बताइए, इस बार तो एक्स ने माल भी रवाना कर दिया, यहां तक कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में भी वाई का नाम डाल दिया, लेकिन फिर भी उसने कितना इंपॉर्टेंट कंडीशन डाली हुई है। और वो कंडीशन क्या है? जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन ना हो जाए तब तक ना तो तुम्हारे पास बिल ऑफ लीडिंग और ना तुम्हारे पास में माल, कुछ भी नहीं आने वाला। एक तरह से यहां पे अगेन एक्स ने क्या किया, राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रिजर्व करके रख लिया। इज इट क्लियर? तो यही बात यहां सेकंड पॉइंट में लिखी है, पढ़ते हैं वापस। वेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंड टू द बायर, लेकिन टुगेदर विद द बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीट। रेलवे की बात करें तो रेलवे रिसीट। तो यहां भी ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी बायर के पास जब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर ना कर दे, यानी उस पर वो साइन ना कर दे। ये दो तरीके यहां पे हमको बताए हुए हैं। कोई और तरीके से भी आप राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रिजर्व कर सकते हो। ये दो तो हमको एग्जांपल्स दिए एक तरह से। क्लियर हो रहा है? तो ये हमने यहां पर राइट ऑफ डिस्पोजल को समझ लिया। चलिए हम क्या टॉपिक कर रहे थे, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं। हम देख रहे थे कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स, और उसमें अब तक हमने क्या क्या कवर किया। हमने स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स के केस को कवर किया। हमने अनएसर्टेन्ड गुड्स में कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होती है वो देखा। और अब हम चलते हैं बचे हुए दो केसेस में। उनमें से जो एक केस है, इनमें से जो एक केस है वो क्या है, चेक करते हैं। लिखा है वेयर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और अदर पर्सन, यानी वही वाली बात है, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों को मैंने गुड्स हैंड ओवर कर दिए, क्या बोल के कि यू हैव टू डिलीवर देम टू द बायर। अगर हमने उनको दे दिया, किनको दे दिया? ट्रांसपोर्ट वालों को, कैरियर को दे दिया, ये बोल के दिया कि तुम्हें ये बायर तक पहुंचाना है, तो लिखा है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी जैसे ही हमने वो चीज कैरियर को पकड़ा दी।
अच्छा, ऐसा कब होगा बताइए? ऐसा तब होगा जबकि हमने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किया है। अगर हमने राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रख रखा है तब तो ओनरशिप मैंने अपने पास ही रखी हुई है। लेकिन अगर मैंने ऐसा राइट रिजर्व नहीं किया और फिर मैंने पकड़ा दिया कैरियर को, ये बोल के कि तुम्हें इसको आगे ले जाना है बायर के पास, तो बस मैंने जैसे ही कैरियर को पकड़ाया ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बायर के पास। ये भी एक इसमें केस बताया हुआ है। एक लास्ट केस बताया है where the goods are sent on approval or on sale or return basis to the buyer। अब आपको शायद मालूम होगा कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस किसको कहते हैं। मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान लेते हैं एक्स ने वाई को कोई गुड्स दिए हैं ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस पर उसने गुड्स दिए हैं। कितने दिनों के लिए? मान लेते हैं 20 डेज के लिए। यानी एक्स ने वाई को बोला है कि ये गुड्स तुम पकड़ो, 20 दिन तक तुम अपने पास रखो। मान लेते हैं वाई एक रिटेलर है और ये होलसेलर है। तो इसने रिटेलर को बोला कि भाई तुम ये जो गुड्स है ना अपनी दुकान पे डिस्प्ले में रखो, 20 दिन तक रखो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये माल मेरे को सही लगेगा, बिक जाएगा मेरी दुकान से, तो बस फिर ये माल तुम अपने पास ही रख लेना और आगे फिर मैं तुमको और बेचता रहूंगा। इस तरह से इनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो एक्स ने वाई को हैंडओवर कर दिए गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर 20 डेज। अब यहां पर माल तो वाई को दे दिया गया, लेकिन ओनरशिप वाई के पास आई है या नहीं? तो हम बोलेंगे नहीं, अभी तक तो आई नहीं है, अभी तो केवल चीज को दिया गया है, केवल डिलीवर किया गया है। क्वेश्चन है वाई के पास ओनरशिप कब जाएगी? तो इसमें 3 अलग अलग आंसर्स आते हैं। पहला केस, यदि वाई ने 20 डेज के अंदर अंदर अपना अप्रूवल कम्युनिकेट कर दिया, मैं मान लेता हूं 15th डे पर ही वाई एक्स को कहता है कि यस आई हैव अप्रूव्ड योर गुड्स, मेरे को आपके गुड्स रखने हैं, मुझे आपके गुड्स पसंद है। तो ऐसे केस में वाई तुरंत 15वें दिन ही बन जाएगा उन गुड्स का ओनर। सेकंड पॉसिबिलिटी, वाई ने ये पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद भी कुछ भी नहीं किया, ना उसने एक्स को हाँ बोला ना बोला, यानी 20 दिन के बाद भी वो उस चीज को अपने पास रखना जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है, वो उस चीज को अपने पास ही रखे रहता है। उसने ना तो एक्स को हाँ किया ना किया। तो बताइए एक्स क्या मानेगा? एक्स बोलेगा भैया मैंने 20 दिन के लिए ट्रायल पीरियड दिया था तुमको, तो 20 दिन पूरे होते ही 21वें दिन में क्या मान लूंगा कि ओनरशिप तुम्हारी हो गई, ये माल तुम्हारा हो गया, तुमने इसको पसंद कर लिया है। थर्ड केस में वाई ने उन गुड्स को ना तो अप्रूव किया और न ही उसने रिजेक्ट किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं मान लेता हूं वाई ने लेट्स से 17th डे ही, इस बार मैं मान लेता हूं 17th डे पर वाई ने क्या किया, उन गुड्स को आगे रीसेल कर दिया। उसने उन गुड्स को आगे रीसेल कर दिया या कुछ और काम कर दिया, जैसे मान लीजिए उन गुड्स को उसने गिरवी पे रख दिया, किसी और के आगे प्लेज कर दिया। तो इस बार वाई ने 17th डे पर ही कोई ऐसा काम कर दिया जिससे एक्स को ये लगने लगा कि यार इसको तो मेरे गुड्स पसंद आ गए हैं, इसको तो मेरे गुड्स एक्सेप्ट हो गए हैं, तभी तो इसने आगे इसको रीसेल या प्लेज किया। तो ऐसे केस में 17th डे ही हम मान लेंगे कि ओनरशिप हैज ट्रांसफर्ड। समझ में आ रही है बात? 3 केस हो गए। पहला केस पढ़ लेते हैं अब यहां से। फर्स्ट केस है जब बायर ने अपना अप्रूवल कम्युनिकेट कर दिया विद इन द टाइम लिमिट, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस, मैं पहले एक बार थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूं। सेकंड केस में आता है, जो मैंने सेकंड केस बताया वो यहां पे थर्ड पॉइंट में लिखा है, उसने अपना नॉन एक्सेप्टेंस नहीं बताया, यानी उसने मना नहीं किया है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, 20 दिन के अंदर अंदर उसने कुछ भी हाँ या ना नहीं बोला। थर्ड केस, जहां पर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे ये लगता है कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को एडॉप्ट कर लिया, यानी उसने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैंने आपको बोला उसने रीसेल कर दिया या उसने आगे प्लेज पर दे दिया, ऐसा कुछ भी उसने कर लिया। तीनों में से एक भी शर्त पूरी हो गई, तीनों में से एक भी शर्त पूरी हो गई
तो क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर। इज इट क्लियर? तो ये हमने अलग अलग वैरायटी के केसेस देखे। मैं आपके सामने एक बार सारे केसेस फिर से लाके रख देता हूं। देखिए, हमने अब तक टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देखा कि ओनरशिप ट्रांसफर होने का टाइमिंग क्या होगा, और उसमें हमने अलग अलग केस देखे। सबसे पहले हमने यहां पर देखा इन केस ऑफ स्पेसिफिक या एसर्टेन्ड गुड्स। सेकंड हमने देखा इन केस ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स। थर्ड हमने देखा एक अलग ही केस जिसमें हम कैरियर को डिलीवर कर देते हैं, तो मान लिया जाता है बायर के पास ओनरशिप चली गई। और फोर्थ केस हमने देखा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, वहां ओनरशिप कब जाती है। और इस बीच में हमने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करने का तरीका क्या होता है वो भी देखा, रिजर्व द राइट टू डिस्पोजल, ये भी देखा। तो ये अब तक हमने कवर किया है। अब इसके बाद में मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक छोटे से टॉपिक पर लेकर चलूं, जो कि वैसे तो काफी आगे है, लेकिन हमें उसे अभी ही करने में समझदारी है। देखिए, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को समझा है, उसके मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी दिए हैं। कौन कौन से हैं वो दो एग्जांपल्स? फर्स्ट एग्जांपल कौन सा था? बिल ऑफ लीडिंग। और दूसरा कौन सा था? रेलवे रिसीट। तो वो सब क्या थे? वो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल थे। आपको मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल किसको कहते हैं, क्या होता है उसका मतलब। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जिसका नाम लिखा होता है, गुड्स पे उसी का टाइटल आ जाता है, उसी के पास उन गुड्स पे टाइटल आ जाता है, वही उन गुड्स को अपने कब्जे में रख पाएगा, वही उन गुड्स को छुड़वा पाएगा। राइट है ना? अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल का मतलब क्या है और उसके एग्जांपल्स कुछ और क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। यहां पर लिखा है these are the documents which serve as a proof that the person possessing them, ये एक सबूत है कि जिसके पास ये पड़ा है, यानी जिसके नाम से ये है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि एक्स ने वाई के नाम से बनवा दिया था बिल ऑफ लीडिंग को या रेलवे रिसीट को। तो अगर वाई के नाम से ये है तो ये प्रूफ है कि y is entitled to receive and dispose the goods mentioned therein। y के पास हक होगा कि वो उन गुड्स को छुड़वा सके, अपने पास ले सके। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे एक बात मैं आपको और बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल में जैसे मान लेते हैं कि x ने y के नाम से एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बना दिया। अब बताइए इस डॉक्यूमेंट में किसका नाम लिखा है? नो डाउट इसमें इस समय लिखा हुआ होगा वाई का नाम। वाई ने उन गुड्स को मान लीजिए अपने पास ले भी लिया, उसने छुड़वा भी लिया। अब अगर वाई चाहे तो वो इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को किसी और जने को भी ट्रांसफर कर सकता है। कैसे करेगा वो? इस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के ऊपर ही वो लिख सकता है। क्या लिख सकता है? कि आई ट्रांसफर दिस डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ जेड। अगर उसने ऐसा लिख दिया और जेड को पकड़ा दिया तो अब ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके नाम से ट्रांसफर हो गया? जेड के नाम से। और अब उन सभी गुड्स पे कौन हक रखता है? अब जेड हक रखता है। इस तरह से डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को हम नेगोशिएट भी कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रांसफर करना बताया इसी को कहते हैं नेगोशिएशन करना। दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। तो इस तरह से हमने उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को आगे किसी और को ट्रांसफर कर दिया। और इसीलिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सभी के सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके ऊपर हम किसी और का नाम लिख करके किसी और को भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए यहां पर यही लिखा हुआ है कि जिसका भी नाम उस पर लिखा होगा वो जना एंटाइटल्ड होगा टू रिसीव एंड टू डिस्पोज द गुड्स मेंशन्ड देयर। वो चाहे तो आगे जेड के नाम पर भी वो गुड्स ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर हो गया?
फिर अगले पॉइंट में अगर हम चलते हैं तो साफ लिखा हुआ दिखता है, ये सब नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी दे आर इजीली ट्रांसफरेबल। हमको बस सामने वाले का नाम लिखना है और उसको पकड़ा देना है। ऑब्वियसली साइन तो करेंगे ही करेंगे हम अपनी खुद की, हम सामने वाले का नाम लिखेंगे, खुद की साइन करेंगे, और अब उसे पकड़ाते ही ये उसका हो गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ लीडिंग हम समझते हैं। आगे इसमें ब्रैकेट में एक बात लिखी है, नॉट मेड्स रिसीट। एक्चुअली क्या होता है, मेड्स रिसीट भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो शिप वाले हमें देते हैं, लेकिन वो बिल ऑफ लीडिंग जैसा नहीं होता, वो डिफरेंट चीज होती है। उस मेड्स रिसीट का मकसद इतना सा होता है कि उसमें एक लिस्ट लिखी रहती है कि हाँ भाई आपका ये सामान अभी शिप में चढ़ चुका है, इस बात का वो एक प्रूफ होता है, वो पर्ची टाइप की होती है एक नॉर्मल। तो क्या हम मेड्स रिसीट को भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मानते हैं? जी नहीं, हम केवल बिल ऑफ लीडिंग जो होता है उसी को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मान सकते हैं। फिर एक केस आता है रेलवे रिसीट, जो मैं आपको बता ही चुका हूं, जब भी रेलवे से ट्रांसपोर्ट होता है तो रेलवे वाले हमें देते हैं रेलवे रिसीट। एक होता है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, बिल ऑफ लीडिंग केवल शिप से ट्रांसपोर्ट के समय यूज किया जाता है, रेलवे रिसीट सिर्फ रेलवे ट्रांसपोर्ट के समय। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई कोई कंपनियां हमें मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की सुविधा देती है। वो कहती है आपको मान लो यहां से किसी दूर देश में माल भेजना है, तो हम आपकी फैक्ट्री से उठा के ठेठ वहां तक पहुंचाएंगे। उसमें चाहे हमें रोड ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़े, चाहे हमें रेल ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़े, चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट यानी शिप को यूज करना पड़े, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट यानी एयरक्राफ्ट को यूज करना पड़े, हम सारा काम खुद कर लेंगे और हम आपको दे देंगे उन सभी के बदले में एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। बस इसी को हम कहते हैं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ये भी एक तरह से हमारे लिए है एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, कई बार मैंने किसी वेयर हाउस वालों के पास अपना कोई माल वेयर हाउस पे रख रखा है, तो जो वेयर हाउस का मालिक होता है, जो वेयर हाउस कीपर होता है, वो मुझे एक सर्टिफिकेट बना के देता है कि ये माल आपके आपके नाम से है, इस जने के नाम से है, और ये माल छुड़वाने का हक इसके पास है। तो हो सकता है उस सर्टिफिकेट में मैंने मेरा ही नाम लिखवा रखा हो, तो मैं जाके छुड़वा लाऊंगा उसको। या हो सकता है मैंने किसी मेरे कस्टमर का नाम उसमें लिखवा दिया, तो मैंने कस्टमर को कह दिया भैया माल छुड़वा के ले आना 2 महीने बाद वहां से। तो ये भी क्या हो गया, एक सर्टिफिकेट भी, ये भी हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो गया। नेक्स्ट आता है इसी तरह का एक वार फिंगर सर्टिफिकेट। तो वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट है, वैसे ही है वार फिंगर का सर्टिफिकेट। ये वार फिंगर क्या होता है, तो उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूं वार्फ क्या होता है। देखिए वार्फ और डॉक्स, ये दोनों चीजें क्या होती है, जो भी पोर्ट होते हैं जहां पे शिप्स आते हैं, जहां पे माल दूर देश से कहीं से आता है शिप के थ्रू, उनको हम कहते हैं पोर्ट्स। उन पोर्ट्स पर ही कुछ अलग अलग जगह बनी हुई रहती है। कोई ऐसी जगह होती है जहां पर एक बार के लिए शिप आएगा, उसकी पार्किंग होगी, फिर वहां से एक बार के लिए माल को उतारा जाएगा। फिर कोई ऐसी जगह होती है जहां पे माल को बाद में रखा जाएगा स्टोर करके। तो ऐसी जगहों को ही या तो कहते हैं वार्फ या कहते हैं डॉक्स। ये वार्फ या डॉक क्या होते हैं, ये एक पोर्ट के अंदर ही कुछ एरियाज होते हैं जहां पे एक बार के लिए माल को रखा जाता है। क्लियर हो गई बात? उस वार्फ को संभालने वाला उसको कहते हैं वार फिंगर। जैसे वेयर हाउस को संभालने वाले को वेयर हाउस कीपर कह रहे हैं, वैसे वार्फ को संभालने वाले को कहते हैं वार फिंगर। वो वार फिंगर भी हमें एक सर्टिफिकेट बना के देता है जिसमें लिखा होता है कि ये माल तुम्हारा है, इस जने के नाम से है, और वो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो भी आके छुड़वा के ले जाना चाहे वो ले जा सकता है। तो जिसका भी नाम उस वार फिंगर सर्टिफिकेट में होगा उसके पास उसका टाइटल आ जाएगा, इसीलिए इसको भी हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और इसी तरह का होता है डॉक वारंट। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्स भी पोर्ट के अंदर के कुछ एरियाज होते हैं, और उसके लिए भी हमें एक अलग से डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसे कहते हैं डॉक वारंट। क्लियर हो गया? चलिए ये हमने समझा डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के बहुत सारे एग्जांपल्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग, इसके ही जस्ट ऑपोजिट साइड में हमें लिखा हुआ दिख रहा है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। आप जरा डिफरेंस देखिए, एक तरफ है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और एक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नाम जिसका उसमें लिखा है
उसको माल छुड़वाने का, वो चीज छुड़वाने का या डिस्पोज करने का हक नहीं देता, बल्कि ये डॉक्यूमेंट तो केवल ये शो करता है कि ये गुड्स किसके नाम से है। केवल ये शो कर रहा है कि आज की डेट में इन गुड्स का मालिक कौन है। बाकी ये किसी जने को टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? वो एक तरह से है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, वो इस बात का सबूत है कि इस गाड़ी का मालिक ये जना है। तो हम उसे क्या कहेंगे? ये केवल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें टाइटल शो कर रहा है, दैट्स इट। क्या मैं उस कागज के बेसिस पे मेरी गाड़ी किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं उस पेपर पर लिख दूं कि आई ट्रांसफर दिस व्हीकल इन फेवर ऑफ एक्स? तो क्या ऐसा कहते ही, ऐसा लिखते ही एक्स के नाम पर वो व्हीकल ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है, ये केवल डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, ये केवल टाइटल दिखाने वाला एक डॉक्यूमेंट है। बाकी हाँ, अगर आपको गाड़ी को ट्रांसफर करना है तो उसका एक अलग प्रोसेस चलेगा, उसके लिए आपको अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी आरटीओ के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गई ये बात? ओके। जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे वो कोई भी और ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, शेयर सर्टिफिकेट। इसमें लिखा हुआ है शेयर सर्टिफिकेट। एक शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? इसमें लिखा होता है कि इतने इतने शेयर्स इस जने के नाम से हैं। अब अगर मान लीजिए एक्स के नाम से वो शेयर सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो क्या एक्स उस सर्टिफिकेट में वाई का नाम लिख के वाई को वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। शेयर ट्रांसफर करने का एक अलग प्रोसेस चलता है, उसके लिए एक अलग एग्रीमेंट बनाया जाता है एक्स और वाई के बीच में। बाकी ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, ये तो मात्र ये शो कर रहा है कि आज की डेट में इस शेयर का मालिक एक्स है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स मेयरली शो, ये मात्र शो करते हैं टाइटल को, बताते हैं बस, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते। दे आर नॉट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल और दे आर नॉट नेगोशिएबल, यानी हम इन डॉक्यूमेंट्स को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट के बल पर हम उस चीज को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? इस तरह से हमने दोनों में डिफरेंशिएट किया। आइए अब हम शुरू करते हैं ओनरशिप के ही साथ का एक और टॉपिक। हमने अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बहुत डिटेल्स पढ़ी, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स किए। अब मैं आपको ओनरशिप के ही साथ का एक टॉपिक करवाना चाहता हूं। उस टॉपिक का नाम है रिस्क। उस टॉपिक का नाम है रिस्क। ठीक है, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि ओनरशिप और रिस्क में आपस में रिलेशन क्या है। तो पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो दोनों में आपस में क्या रिलेशन हुआ, मैं आपको जनरल रूल बताता हूं। अगर मैं किसी चीज का ओनर हूं तो उस चीज की रिस्क भी मेरे पास ही होगी, कोई डाउट ही नहीं इसमें। यानी मेरी जितनी भी चीजें हैं उन सब की रिस्क मेरी है, बहुत सिंपल बात है। तो जिसकी ओनरशिप उसकी रिस्क। लेकिन हमको सोचना है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओनरशिप किसी चीज की मेरे पास है लेकिन रिस्क मेरी नहीं है, रिस्क अभी भी किसी और जने की है? इज इट पॉसिबल? तो हाँ, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें ओनरशिप किसी और के पास होती है जबकि उसका रिस्क कोई और बियर कर रहा होता है। चेक करते हैं हम यहाँ पर। एक टॉपिक है छोटा सा, वो क्या कहता है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। ये कहता है जनरली द रिस्क पासेस विद ओनरशिप ऑफ गुड्स। तो जनरली अगर मैंने किसी गुड्स की ओनरशिप वाई को दे दी तो रिस्क भी वाई की हो गई। आगे क्या लिखा है, जब तक ओनरशिप सामने वाले के पास ट्रांसफर नहीं होती तब तक रिस्क भी मेरी ही रहेगी, यानी सेलर की ही रहेगी। हाँ, अगर ओनरशिप बायर की तो रिस्क भी बायर की बन जाएगी। लेकिन अब हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस देख रहे हैं जिसके अंदर ओनरशिप चाहे अभी भी मेरे पास है लेकिन रिस्क किसी और के पास है। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा देखते क्या लिखा हुआ है। लिखा है हाउएवर, पार्टीज अगर चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं कि रिस्क और ओनरशिप अलग अलग समय पर पास हो।
ऐसा वो लोग एग्री कर सकते हैं। जैसे हो सकता है सेलर ने बायर को बोला कि भाई देखो मैं तुमको ओनरशिप तो दे रहा हूं, लेकिन रिस्क अभी भी मेरे पास ही है। आप बताइए ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर हम याद करें, जब सेलर बायर को वारंटी देता है 2 साल की, 3 साल की, तो एक तरह से वो उसको यही कह रहा होता है कि ओनरशिप भले ही तुम्हारी है, लेकिन रिस्क 2 साल तक मेरी ही रहेगी। तो दिस वे ओनरशिप और रिस्क के ट्रांसफर का समय हम अलग अलग कर सकते हैं, टाइमिंग अलग अलग कर सकते हैं। सेकंड एक और केस देखते हैं हम। लिखा है, इफ देयर हैज बीन डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर। ओके, ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ बायर और सेलर, इसको मैं और कर देता हूं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लेते हैं एक जना जूस शॉप पे जाता है, कहता है भैया शाम को 5 बजे तक आप हमें 100 लीटर 100 लीटर ऑफ जूस रेडी करके दे देना, मैं शाम को 5 बजे आऊंगा एकदम बराबर। उसने उस हिसाब से तैयारी कर ली जूस शॉप वालों ने, लेकिन पता चलता है वो पर्सन तो आता है रात को 9 बजे उससे जूस लेने। अब होता क्या है, सेलर कहता है भैया मैं तो इसी भरोसे था, 5 बजे आने वाले हो, मैंने तो उस हिसाब से इसको प्रिजर्व भी नहीं किया था, तो ये पूरा तक का पूरा जूस तो हो गया खराब। अब आप बताइए यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर देयर हैज बीन डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ बायर। मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग बायर की गलती की वजह से क्या हो गया है? डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, और डिले होने के कारण हो गया है नुकसान। अब आप बताइए इस नुकसान की रिस्क किसके सिर पे जाएगी? तो लिखा है द रिस्क विल बी बोर्न बाय द पार्टी एट डिफॉल्ट। जिसने गड़बड़ की उसके ऊपर इसकी रिस्क जाएगी। जबकि आप सोचिए अभी तक जूस की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है बायर के पास, लेकिन फिर भी बायर को ही इसकी रिस्क लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही है आपको बात? ओके। और इसी तरह से मान लीजिए सेलर की गलती की वजह से होता है, तो सेलर की रिस्क रहेगी, चाहे बायर ओनर बन चुका है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या देखना होगा? नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं एक ऐसा केस जिसमें मैं किसी चीज का ओनर नहीं हूं, लेकिन विदाउट बीइंग ओनर, मैं ओनर नहीं हूं उसके बावजूद मैं उस गुड्स की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर पा रहा हूं। जबकि वैसे जनरली ऐसा रूल नहीं होता है। हम जानते हैं, हम खुद सोच सकते हैं कॉमन सेंस से कि जनरली जो ओनर होता है वो ही उस चीज को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी और का सामान मैं उठा के ले आया और आके बेच दिया, ये तो लीगली पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो लीगली गलत है। लेकिन हम ऐसे कुछ केसेस देखेंगे जिसमें चाहे मैं ओनर नहीं हूं, स्टिल आई एम एबल टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ दैट गुड्स। ऐसे कुछ केसेस हम देखने वाले हैं। तो ये काम हम करने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।